हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इस वजह से हर एक एस्पिरेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो एस्पिरेंट सेम सेक्स मैरिज के हर एक पहलू को जाने, हर एक एस्पेक्ट को जाने, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इस वीडियो में हम सेम सेक्स मैरिज के हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज न्यूज़ में क्यों है। फिर हम बात करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, जुडिशरी क्या कहती है सेम सेक्स मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, और फाइनली हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एक अच्छा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये न्यूज़ में क्यों। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ सेम सेक्स कपल्स हैं जो कि पिछले 10-12 साल से साथ में रह रहे हैं, और उनका ये डिमांड है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल किए हैं कि हमें भी शादी करने का यानी कि मैरिज करने का अधिकार होना चाहिए। अब ये जो पिटीशंस फाइल हुए थे ना, पहले हाई कोर्ट फिर अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन लेगी कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। सेम सेक्स मैरिज जब एक ही जेंडर के लोग यानी कि एक फीमेल दूसरे फीमेल से मैरी करती है, शादी करती है, तो भी उसे सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। या फिर एक मेल दूसरे मेल से शादी करे तो उसे सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। यानी कि सेम जेंडर के लोग अगर एक दूसरे से शादी कर ले तो फिर उसको सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो लोग सेम सेक्स मैरिज के फेवर में बोलते हैं उनका क्या मानना है। सेम सेक्स मैरिज के फेवर में बोलने वाले लोग कहते हैं कि सेम सेक्स को स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, जो कि 1954 में बना था, इसके थ्रू अलाउ कर देना चाहिए। जैसे हिंदू जो लोग हैं इनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये सारे एक्ट जो हैं डिफरेंट रिलीजन में उनके मैरिज को रेगुलेट करते हैं, यानी कि इनके ही हिसाब से, इनके रूल्स के हिसाब से शादियां होती है। तो जो लोग इन रूल्स के हिसाब से शादी नहीं कर पाते, ठीक है, क्यों नहीं कर पाते, मान लीजिए एक हिंदू लड़का है और वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते, तो क्योंकि यहाँ एंटी रिलीजियस मैरिज तो अलाउ नहीं है, इस वजह से ये लोग इन लॉज के थ्रू मैरिज शादी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जो इन लॉज के थ्रू शादी ना कर पाए, वैसे लोगों के लिए बनाया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो जो लोग सेम सेक्स मैरिज के फेवर में आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आप थर्ड जेंडर लोगों को भी अपने जेंडर के लोगों से यानी कि सेम जेंडर के लोगों से एक स्पेशल केस समझ के इसमें अलाउ कर दो। ठीक है, ओके। जो दूसरा पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आर्ग्यू किया जाता है कि अगर आप सेम सेक्स वाले लोगों को शादी करने को अलाउ नहीं करते हो तो ये फिर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। कैसे जाता है इक्वालिटी के खिलाफ? अगर कोई मेल है, ठीक है, तो इसको वुमेन से शादी करने की इजाज़त है। अगर कोई फीमेल है और ये मेल को पसंद करती है, इसको भी शादी करने की इजाज़त है। पर एक मेल है और वो दूसरे मेल को ही पसंद करता है, ठीक है, तो इन्हें ये इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि थर्ड जेंडर के लोगों की अगर हम एग्जांपल ले लें, थर्ड जेंडर की, ठीक है, तो इनको शादी करने की राइट नहीं है, बल्कि मेल और फीमेल को है। और हमें पता है कि इंडिया में लीगली थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि 3 जेंडर कैटेगरी है इंडिया में, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो इनको मेल को अलाउ है, इनको भी अलाउ है अपने पसंद से शादी करना, पर थर्ड जेंडर को अलाउ नहीं है।
यानी कि यहाँ राइट टू इक्वालिटी का हनन होता है। ठीक है। थर्ड आर्ग्यूमेंट है ग्लोबल प्रैक्टिसेस। 30 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज हैं, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। नंबर 4, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब एक इंसान दूसरे इंसान से, यानी कि जब ये आदमी इस इंडिविजुअल से शादी करता है तो इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, राइट। अब इनसे शादी कर चुके हैं, इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, तो एक स्टेबल फैमिली बनती है, राइट, फैमिली बन जाती है। तो इससे लाइफ में क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, साथ में सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी कैसे आती है, मान लीजिए कि ये इंसान कल बीमार पड़ गया तो इसका टेक केयर करने के लिए इसका पार्टनर वहां पे होगा, और हो सकता है कि ये इंसान बीमार पड़े तब ये वाला पार्टनर वहां पे इसकी सपोर्ट में खड़ा रहे। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी आती है। इसके बाद कितने 4 हो गए, ये 5th पॉइंट है इंक्लूसिविटी। यानी कि जब आप थर्ड जेंडर को अलाउ करोगे शादी करने को, ठीक है, थर्ड जेंडर को अगर आप अलाउ करते हो शादी करने को, तो इस चीज को धीरे धीरे समाज में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि लीगल चीजों को समाज में जल्दी एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको इलीगल रखा गया है, तो लोगों के मन में क्या रहता है कि अगर कोई थर्ड जेंडर है तो अगर वो किसी से शादी कर लेता है या फिर किसी के साथ रहता है तो समाज में उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। पर अगर इसको लीगल कर दिया जाए ना, तो आने वाले जनरेशन्स उसको सही मानेंगे, क्योंकि वो लीगली करेक्ट माना जाएगा। तो इससे उनकी इंक्लूसिविटी बढ़ेगी और साथ में उनका एक्सेप्टेंस भी समाज में बढ़ेगा। ठीक है। लास्ट वन इज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। यानी कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हैं जो कि एलजीबीटी कम्युनिटीज से, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटीज से डील करते हैं, और ये जो ट्रीटीज हैं उसको इंडिया ने साइन किया है, और इन ट्रीटीज में दिया गया है कि कोई भी कंट्री जो इन ट्रीटीज को साइन करेगी वो इनके राइट्स को प्रोमोट करेगी, है ना, इनके राइट को धीरे धीरे बढ़ाएगी और इनकी समाज में इंक्लूसिविटी को, एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगी, यानी कि इनके फेवर में कानून बनाएगी। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है इंडिया के ऊपर कि वो ऐसा करे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग, उन लोगों का क्या मानना है जो लोग इसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं कि क्यों ये समाज में अलाउ नहीं होना चाहिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैरिज जो है इसके ये अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैरिज में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, और इन दोनों का जेंडर अलग अलग होता है। ये शादी करते हैं और एक फैमिली बनती है। ठीक है, बट यहां जो बात हो रही है कि एक मेल प्लस एक मेल शादी करते हैं और ये फैमिली बनेगी, ये ट्रेडिशनल सिस्टम में तो हमारे नहीं था। फिर एक फीमेल से शादी करती है और एक फैमिली बनती है, ये भी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं था। तो इस वजह से ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है या फिर पूरा कॉन्सेप्ट है सेम सेक्स मैरिज का, वो ट्रेडिशनल सिस्टम के खिलाफ चला जाता है। दूसरा, इसमें जुडिशियरी का इंटरफेरेंस देखा गया है और गवर्नमेंट इसको क्रिटिसाइज करती है। गवर्नमेंट कहती है कि कानून बनाना तो हमारा काम है, यानी कि पार्लियामेंट का काम है, तो जुडिशियरी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, हमने पीछे देखा था कि ये फंडामेंटल राइट्स को, जो लोग इसके फेवर में आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है। बट फंडामेंटल राइट्स को भी अगर आप पढ़ोगे तो वो देखोगे कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है अगर ये रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। ठीक है, यानी कि समाज के इंटरेस्ट में अगर कोई बात हो तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर नंबर 4, अब्सेंस ऑफ सिविल राइट्स इन नवतेज सिंह जौहर केस। तो नवतेज सिंह जौहर केस किस चीज से डील करती है? ये जो केस है, ये आर्टिकल
377 नॉट आर्टिकल, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसीसी उसको डीक्रिमिनलाइज करती है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करती है। बट ये जो नौतेज सिंह जौहर केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सिविल राइट्स, यानी कि ये तो बोला कि अगर एक थर्ड जेंडर व्यक्ति है और वो किसी थर्ड जेंडर के साथ रिलेशन बनाता है और ये रिलेशन कॉन्सेंसुअल है तो ये क्राइम नहीं है, इतना तो नौतेज सिंह जौहर केस में बोला गया है। बट जब बात आती है सिविल राइट्स की, जैसे मैरिज की, ठीक है, तो नौतेज सिंह जौहर ने मैरिज को परमिट नहीं किया था, यानी कि सिविल राइट्स को परमिट नहीं किया गया था नौतेज सिंह जौहर केस में। उसके बाद जो लोग हैं, नंबर 5 जो आर्ग्यूमेंट है, लोगों का ये मानना है कि शादी किया क्यों जाता है, शादी मैरिज क्यों किया जाता है, ताकि आप एक फैमिली बना पाए और उसके बाद आप बच्चे पैदा कर सके, है ना, चिंटू मिंटू बहुत सारे हो सके और फैमिली जनरेशन आगे तक बढ़ सके, यानी कि प्रोक्रिएशन के लिए। बट इन केस ऑफ थर्ड जेंडर या फिर सेम सेक्स के लोग, तो सेम सेक्स के लोग अगर मेल से शादी करता है तो ये रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पाएगा, तो उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है। एंड नंबर 6 लीगल इश्यूज, यानी कि अगर आप सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हो इंडिया में तो बहुत सारी लीगल इश्यूज आएंगी। लीगल इश्यूज इन द केस कि अगर एक मेल दूसरे मेल से शादी करता है तो इसमें हस्बैंड कौन होगा और इसमें वाइफ कौन होगी, ठीक है। उसके बाद जब इनका डाइवोर्स होगा तो किसको हस्बैंड कंसीडर करा जाएगा और किसको वाइफ कंसीडर करा जाएगा, कौन किसे कितना पैसा देगा, ठीक है, एज अ अलमनी, कौन किसे कितना पैसा देगा उनके लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए। और उसके बाद इनहेरिटेंस में जैसे दोनों मेल है तो प्रॉपर्टी इनको इनहेरिट होगी या इनको होगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जजमेंट्स क्या क्या हैं इस पे और उन जजमेंट्स में क्या क्या देखा गया है, ठीक है। तो 2014 में नालसा केस आता है, ठीक है, जिसमें थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन मिलता है। यानी कि 2014 में जब नालसा केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 2 जेंडर नहीं बल्कि 3 जेंडर होंगे, जिसमें एक जेंडर होगा फीमेल, दूसरा मेल और तीसरा थर्ड जेंडर। तो आप जब भी फॉर्म वगैरह भरते होगे एग्जामिनेशन के लिए तो आपको हमेशा वहां थर्ड जेंडर या फिर अदर्स का ऑप्शन मिलता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 में पुट्टा स्वामी केस आता है और उसमें बोला जाता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन द सेंस whether a person is male or whether he is female, whether he is attracted to male or female, is actually part of the individual dignity of the individual and other people has no say in it। यानी कि दूसरों को इसमें इंटरफेयर करने की कोई इजाजत नहीं है, ठीक है। देन कम्स, उसी के बाद पुट्टा स्वामी में और एक स्टेटमेंट आता है कि मैरिज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइवेसी। यानी कि एक इंडिविजुअल है और ये इसकी प्राइवेसी है और ये इसकी पब्लिक लाइफ है, तो मैरिज जो है उसकी प्राइवेसी का पार्ट है। यानी कि इसमें ये जो पब्लिक होती है, ठीक है, इनको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये इंसान जिससे चाहे जब चाहे शादी कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद जो जजमेंट आती है वो है 2018 में नौतेज सिंह जौहर। ये हमने पहले भी देख लिया कि नौतेज सिंह जौहर में क्या होता है, 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैरिज के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, यहाँ मैरिज अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है, बस सेक्स को अलाउ किया गया है 2 इंडिविजुअल के बीच में। देन 2022 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एटिपिकल फैमिली। अब एटिपिकल फैमिली क्या है?
एटिपिकल फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में खुद को फिट नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्शन है, जो फैमिलीज ट्रेडिशनल फैमिली में खुद को फिट नहीं कर पाती उनको हम एक टर्म से डिनोट करेंगे, एटिपिकल फैमिली। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अभी का जो जरूरत है, जो इशू है, अभी जरूरत किस चीज की है? हमें चीजों को बैलेंस करने की। ठीक है, किस चीज को बैलेंस करने की? एक तरफ फंडामेंटल राइट किसके? थर्ड जेंडर के या फिर इंडिविजुअल्स के, और दूसरी तरफ कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि लोग अपने कल्चर को लेके काफी सेंसिटिव है। तो ऐसा भी कोई कदम हमें नहीं उठाना चाहिए कि उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो हर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जो थर्ड जेंडर सोसाइटी है उनका सोशल एक्सेप्टेंस इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि हमें कोशिश करना पड़ेगा कि इनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एक्सेप्ट करना चालू कर दें और उनके राइट्स को भी एक्सेप्ट करना चालू कर दें। दूसरी चीज़, हमें एजुकेट करनी पड़ेगी। किसको? दोनों को। अगर हम थर्ड जेंडर को एजुकेट करते हैं और उन्हें स्किल प्रदान करते हैं तो वो जो बेगिंग वगैरह करते हैं, जो रास्ते पे तालियां बजा के पैसे मांगते हैं या फिर ट्रेनों में जो करते हैं, वो सब करना छोड़ देंगे। और ये करना छोड़ देंगे तो उनकी समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। और एजुकेट करना पूरे सोसाइटी को, किस चीज के, किस फील्ड में? एजुकेट करना पूरे सोसाइटी को, ताकि उनको पता चले कि थर्ड जेंडर के भी राइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। ठीक है।